आज आप सभी लोग डायरेक्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले आपने फर्स्ट पार्ट में देखा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड और आज हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड। अब एक डायरेक्ट मेथड है क्या, इस पे हम ध्यान देते हैं। हम आप लोगों के सामने कुछ लाइनें हैं, उस लाइनों को हम दिखा रहे हैं। डायरेक्ट मेथड, the direct method of teaching a foreign language come against reaction against translation come grammar method. The direct method of teaching a foreign language came against reaction against translation come grammar method. अर्थात कहने का तात्पर्य होता है कि डायरेक्ट मेथड तब आया जब ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के अगेंस्ट में आया। यानी उन लोगों ने, विद्वानों ने देखा कि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड परफेक्ट मेथड नहीं है और ठीक मेथड नहीं है, उसमें कुछ कमियां थी। उसी कमियों को सुधारते हुए डायरेक्ट मेथड आया। इट इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल मेथड। इसे नेचुरल मेथड भी कहते हैं। इसे नेचुरल मेथड भी कहते हैं। द मेन एम ऑफ दिस मेथड इज टू स्टेबलाइज ए बॉन्ड या लिंक बिटवीन थॉट, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशन एंड लैंग्वेजेस। इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य क्या है कि उन दो चीजों में बंधन बनाती है, एक्सपीरियंस के बीच में, एक्सप्रेशन के बीच में और लैंग्वेज के बीच में। ये सभी में क्या करती है? बॉन्ड बनाती है। और इन दोनों बॉन्ड, इन सभी चीज़ों को बॉन्ड बना करके हमारे सामने प्रस्तुत होती है और लैंग्वेज हमारा आसान होता है। इट इज एम एट टीचिंग इंग्लिश डायरेक्टली। इसका मेन उद्देश्य होता है कि अंग्रेजी हम डायरेक्टली सिखाएं किसी को। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू थिंक्स एंड स्पीक इन फॉरेन लैंग्वेज विथ गुड प्रोनाउंसिएशन। यानी इसके माध्यम से लड़के जो होते हैं सोचते हैं अंग्रेजी और स्पीच करते हैं अंग्रेजी। अर्थात कहा जाता है थिंक्स एंड स्पीच। जब हम सोचते हैं और उसी के बारे में हम बोलते हैं। कहने के तात्पर्य डायरेक्ट मेथड ट्रांसलेशन कम ग्रामर के अगेंस्ट में आया। यानी जब ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड परफेक्ट नहीं हो पाया, सही नहीं हो पाया, तो विद्वानों ने इस डायरेक्ट मेथड को ले आया। और डायरेक्ट मेथड में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लड़कियों को ये सिखाया जाता है, बच्चों को यह सिखाया जाता है कि आप अंग्रेजी में ही सोचो और अंग्रेजी में ही बोलो। कोई भी सी भाषा हो, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो, अगर वो सीखना चाहता है तो उसको अंग्रेजी में ही सोचना चाहिए, अर्थात उस भाषा में सोचना चाहिए और उसी भाषा में बोलना चाहिए। और इसके माध्यम से पब्लिक को बीच में, लोगों के बीच में वो बोलना सीखता है, भाषा को ठीक ढंग से ज्ञान आती है। चलिए इसके नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। दूसरा है द प्रिंसिपल। अर्थात ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल का तात्पर्य होता है कि सिद्धांत। यानी सिद्धांत कौन सा था? इन द इनिशियल स्टेज। इनिशियल माने होता है प्राथमिक, स्टेज इट लेस इम्फेसिस। इम्फेसिस मीन्स होता है जोर देना। श्योरली ऑन ओरल वर्क। अर्थात प्रथम शुरुआत में ही इसको हम क्या करते हैं? ओरल वर्क पे काम करते हैं। हम ओरल मने मुँह ज़बानी बातें करते हैं, मुँह ज़बानी शब्दों की व्याख्या करते हैं, मुँह ज़बानी उससे पूछते हैं, मुँह ज़बानी ही लड़का मुँह से ही बोलता है। ओरल रिटेन वर्क नहीं दिया जाता है। रिटेन वर्क से इससे मतलब नहीं होता है। यानी प्रथम स्टेज से ही हम शुरू करते हैं क्या? ओरल वर्क देते हैं। द टीचर हेल्प्स चिल्ड्रेन टू बिल्ड अप गुड स्पीच हैबिट। और इसके माध्यम से टीचर जो होता है बच्चों का सहयोग कर देता है अच्छे ढंग से स्पीच करना,
उनको उनके अंदर स्पीच करने की आदत डाल देता है, बोलने की आदत डाल देता है, वो बोलना प्रारंभ कर देता है। गुड स्पीच हैबिट्स आर द बेस ऑफ गुड राइटिंग हैबिट। अर्थात कहने का मतलब है कि अगर वो बोलेगा तो लिखने की आदत भी पड़ेगा। कहा जाता है गुड स्पीच हैबिट्स आर द बेस ऑफ गुड राइटिंग हैबिट्स, यानी वो बोलता है, अच्छा स्पीच की आदत जो होती है उस बच्चों में राइटिंग हैबिट की आदत भी डाल देता है। यह मेन प्रिंसिपल है। दूसरा पॉइंट है द लर्नर आर taught a new word by actually showing them the object for which they stand for or performing the action. They are taught to respond directly in the foreign language. यानी learner are taught new word by actually showing them the object for which they stand for. अर्थात कहने का तात्पर्य होता है कि बच्चों को जो होता है शब्दों को व्याख्या नहीं करते हैं, एक्सप्लेन की बात नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट उस वस्तु की बता देते हैं। सपोज दैट अगर किसी बच्चों को कैट के बारे में हमें बताना है, डॉग के बारे में बताना है, बुक्स के बारे में बताना है, एप्पल्स के बारे में बताना है, बनानास के बारे में बताना है, तो उन सारी चीज़ों की हम तस्वीर दिखा देते हैं। जैसे कैट की हमने कोई क्या कर दिया, तस्वीर दिखा दिया, और तस्वीर दिखाने के बाद लड़का ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि यह हम कैट कहते हैं। इस तरह के जानवरों को हम क्या कहते हैं, कैट कहते हैं। कहने का तात्पर्य होता है कि वो बच्चों को, टीचर जो होता है बच्चों को, अब कैट मैंने बिल्ली नहीं समझाता है, उसको तस्वीर को ही दे देता है कि ये तस्वीर देखो, इसे क्या कहते हैं, कैट कहते हैं, इसको बनानास कहते हैं, इसको बॉयज कहते हैं, इसको फला कहते हैं, फला। इस तरह के हम क्या करते हैं, उसको समझा देते हैं बुक को। तो इस तरह से वो डायरेक्टली वो समझ जाता है, उसको हिंदी समझने की जरूरत नहीं, अर्थात उसकी खुद की भाषा में समझने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्टली उस चीज़ को समझ जाता है। या परफॉर्मिंग द एक्शन, या कोई कार्य है, किसी वर्ड को बताना है, दौड़ने की बात करते हैं, रन की अंग्रेजी बताना है, रन की हिंदी बताना है, तो उसको रन का मतलब दौड़ना नहीं बताते हैं, हम उसको खुद दौड़ करके दिखा देते हैं कि दिस एक्शन कॉल्ड द रन, दिस एक्शन कॉल्ड द रन। हम डायरेक्टली कह देंगे कि हम जो एक्शन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द रन। हम दौड़ने लगे हैं, हम ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं, हम खाने को डायरेक्टली कह देंगे क्या, ईट। आफ्टर योर हैंड इज पुटिंग योर माउथ के पास ले जा के नियर माउथ वी स्टार्टेड टू शो द हाउ द ईट को हम खाते समय बता देते हैं दैट इज ईट। तो इस तरह से हम एक्शन के द्वारा परफॉर्मिंग करते हैं और उसको लड़कों को समझ में आता है कि इसे क्या कहते हैं, ईट कहते हैं, इसको रन कहते हैं, इसको प्ले कहते हैं। कोई लड़के खेल रहे हैं मैदान में, उनको दिखा देगा जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड ए प्ले मैंने खेलना, अब उसे समझाया नहीं जाएगा। दे आर taught टू रिस्पॉन्ड डायरेक्टली इन फॉरेन लैंग्वेज। इस तरह से वो बच्चे जो होते हैं डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करने लगते हैं फॉरेन लैंग्वेज में। कोई भी भाषा हो, किसी भी देश का भाषा हो, किसी भी मुल्क का भाषा हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे चाइना हो, चाहे किसी भी देश का भाषा हो, जो बच्चे बोलना चाहते हैं उनको डायरेक्टली उनके बीच में पहुंचा दिया जाए। डायरेक्टली टीचर जो होते हैं उनके बीच में पहुंचा दिया जाए, या डायरेक्टली टीचर उससे बारे में उस तरह के शब्दों को समझाना प्रारंभ करते हैं। यह तरह के उसकी हैबिट बनना प्रारंभ होती है। एट द थर्ड पॉइंट है सिद्धांत में, एट द इनिशियल स्टेज इट मे नॉट बी इजी फॉर द स्टूडेंट टू अवॉइड द टेंडेंसी टू थिंक मदर टंग, but as his knowledge of foreign language develop, his habit of first thinking in their mother tongue die away gradually। ये कह रहा है कि फॉरेन लैंग्वेज सिखाना इस टेंडेंसी के द्वारा, डायरेक्ट मेथड के द्वारा समझाना फॉरेन लैंग्वेज को आसानी नहीं है। हर बालक जो होता है अपने मदर टंग को कैप्चर करके रखता है, उसको जानता है, उसको समझता है, लेकिन
अब धीरे धीरे उसके हैबिट में आता है तो धीरे धीरे इस चीज़ को सोचना प्रारंभ करता है और मदर टंग को भूलना प्रारंभ करता है। मदर टंग धीरे धीरे गायब हो जाती है और नई भाषा उसके अंदर डेवलप शुरू हो जाती है, वो गायब हो जाती है धीरे धीरे। द डायरेक्ट मैटर डज नॉट स्ट्रेस अपॉन द नेसेसिटी ऑफ टीचिंग फॉर्मल ग्रामर इन द बिगिनिंग, though it hold that it has to be taken up the later stage। डायरेक्ट मीटर में अब ग्रामर की बिगिनिंग में पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, उसे समझाया नहीं जाता है, स्टडी नहीं कराई जाती है, वो डायरेक्ट मेथड को उसे समझाया नहीं जाती है। वो डायरेक्टली उन्हें क्या करते हैं, हम वर्डों को शब्दों को समझाने प्रारंभ करते हैं, सेंटेंस को समझाने प्रारंभ करते हैं। इस वजह से बालक जो होता है ठीक स्ट्रेस दिलता है। डायरेक्ट मेथड डज नॉट स्ट्रेस अपॉन द नेसेसिटी ऑफ टीचिंग फॉर्मल ग्रामर, यानी फॉर्मल ग्रामर कहने ग्रामर के रूल और रेगुलेशन को उसे समझाने की आवश्यकता नहीं है। इन द बिगिनिंग दाउ इट होल्ड दैट इट हैज़ टू बी टेकन अप द लेटर स्टेज, इसको हम बाद में इसको समझाते हैं, बच्चों को बाद में समझाने की कोशिश करते हैं। सेंटेंस इन द यूनिट ऑफ स्पीच, यहाँ द रहेगा, यहाँ ये छूट गया है। Sentence is the unit of speech. In the first method, teaching is started with the teaching of sentence and not individually word. Sentence is the unit of speech. जब हम बोलते हैं तो स्पीच की इकाई होती है सेंटेंस। कहने का तात्पर्य है कि हम सेंटेंस को जब बोलते हैं तो हम सेंटेंस में ही बोलते हैं, और कोई भी सेंटेंस बोलने की क्या है, इकाई है। अर्थात हम कोई शब्द बोल रहे हैं, अभी हम आपके सामने बहुत कुछ बोले हैं, तो क्या है, हम जब बोल रहे हैं तो छोटे छोटे वर्ड मिलकर के एक सेंटेंस बने हैं, यानी हमारी आवाज़ें मिलकर के क्या बनी हैं, सेंटेंस बनते हैं। हमारी आवाज़ ही वर्ड होते हैं, हमारी आवाज़ ही मिलकर क्या बनते हैं, सेंटेंस। इन द फर्स्ट मेथड टीचिंग इज स्टार्टेड विद, और जब शुरुआत करते हैं पहले स्टार्ट करते हैं मेथड में द टीचिंग ऑफ सेंटेंस नॉट इंडिविजुअली वर्ड, ठीक है। तो सेंटेंस में ही उसे समझाना प्रारंभ करते हैं, इंडिविजुअली वर्ड को हमें समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, व्यक्तिगत वर्ड को हम नहीं समझाते हैं, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सेंटेंस को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं, बताना प्रारंभ करते हैं। दूसरी बात है, पांचवी प्रिंसिपल है ऑडियो विजुअल मटेरियल टू illustrate the life, history, literature, etc. of the foreign nation whose language to be taught is extensively used the atmosphere through the use of picture, chart, poster, model, etc. to establish to bond between the linguistic symbol and things, object, idea. This is the create a proper atmosphere in the classroom on the one hand and avoid the use of mother tongue on other। कहने का तात्पर्य होता है कि ऑडियो विजुअल मटेरियल टू इलिस्ट्रेट द लाइफ, यानी हम जब क्या करते हैं, ऑडियो सुनाते हैं, विजुअल दिखाते हैं, विजुअल तस्वीरें दिखाते हैं, जैसे हिस्ट्री, लिटरेचर, etc. ऑफ द फॉरेन नेशन, विदेशों में जो होती है, लैंग्वेज बी टॉट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एटमॉस्फियर, यानी जो बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं, जैसे माहौल की, जैसे वर्ड को उस वातावरण में, उस तरह की चीज़ों में, उस माहौल में लेके जाते हैं। थ्रू द यूज ऑफ पिक्चर, उनको उस तरह के पिक्चर दिखाते हैं, चार्ट दिखा देते हैं, पोस्टर दिखा देते हैं, मॉडल्स दिखा देते हैं। तो इस तरह के जब दिखलाते हैं तो उनके अंदर, उनके दिमाग में, उनकी भाषा के, उनकी सिंबल, यानी जितनी भी उन सारी वस्तुओं के सिंबल है, उन सारे उनके दिमाग में बैठ जाते हैं, और उस पर बच्चे जो होते हैं सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, उस ऑब्जेक्ट को, आइडिया को, थिंग्स को अपने दिमाग में बैठाने लगते हैं। दिस इज ए क्रिएट ए प्रॉपर एटमॉस्फियर इन द क्लासरूम ऑन द वन हैंड एंड अवॉइड द यूज ऑफ मदर टंग ऑन द अदर, यानी इस तरह से क्लासरूम में जो होता है, इस तरह के माहौल बन जाते हैं, इस क्लासरूम में इस तरह के एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाते हैं कि बच्चे अपनी भाषा को भूलना प्रारंभ करते हैं, अवॉइड कर देते हैं और विदेशी भाषा को बोलना प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवांटेज ऑफ द डायरेक्ट मेथड, इसका लाभ क्या है।
डायरेक्ट मेथड टीचेस इंग्लिश लैंग्वेज इन द सेम वे इन विच द चाइल्ड लर्न हिज ओन मदर टंग। यानी कहने के मतलब है डायरेक्ट मेथड उसी तरह से बालक को समझाया जाता है, डायरेक्ट मेथड में उसी तरह से बालक को समझाया और पढ़ाया जाता है जिस तरह वो बचपन से अपने मदर टंग को सीखा है। अर्थात कहने का मतलब है कि एक बालक जब जन्म लेता है तो क्या करता है, उसे कोई भाषा हम सिखाते नहीं हैं, वो हमारी भाषा को सीखता है, हमको देखता है, सुनता है, शब्दों को धीरे धीरे पकड़ लेता है। उसी तरफ से हम वस्तुओं को हम बच्चों को दिखा देते हैं, समझा देते हैं कि देखो वो चीज़ है, तो बालक अपने दिमाग में धीरे धीरे समझ लेता है, उस शब्दों को, उस वस्तुओं को पहचानना प्रारंभ करता है। और जब उसकी आवाज़ खुलती है तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, उस चीज़ को पकड़ना प्रारंभ करता है, बोलना प्रारंभ करता है। उसी तरह डायरेक्ट मेथड में उस तरह से छोटे बच्चों जैसे माहौल को क्रिएट किया जाता है कि उसी तरह के माहौल ही बना के रखते हैं, सभी लोग उसी तरह से बातें करेंगे, उसी तरफ से डायरेक्ट मेथड का ही अप्लाई करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, वस्तुओं को देखेंगे। बच्चे जो होते हैं धीरे धीरे क्या करते हैं, उस तरह की दिमाग में तस्वीर और मेंटल में बातें घुसना प्रारंभ होती हैं और धीरे 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 क्या करते हैं, मदर टंग को बोलना प्रारंभ करते हैं। यानी एक बार और देख लिए, द डायरेक्ट मेथड टीचेस इंग्लिश लैंग्वेज इन द सेम वे इन विच द चाइल्ड लर्न हिज ओन मदर टंग। यानी बालक जिस तरह बचपन से सारी चीज़ों को, अपनी भाषा को समझता है, बुझता है, उसी तरह के माहौल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है और बालक क्या करता है, सीखना प्रारंभ करता है। यानी सबसे बड़ी बात होती है कि जिस तरह के छोटे से बालक को हम कोई जब प्रेशर दे के कोई चीज़ नहीं समझाते हैं, उसी तरह से ऐसे माहौल क्रिएट कर देता है, ऐसे माहौल क्रिएट कर देता है डायरेक्ट मेथड कि जासी जोर नहीं पड़ता। इसका एक लाभ है कि हम बहुत ही इजीली बच्चों को क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड से मदर टंग जैसे अंग्रेजी सिखा देते हैं, यानी कोई विदेशी भाषा को सिखा देते हैं। दूसरा है, इट इज कैलकुलेटेड टू गिव द स्टूडेंट ए रियल कमांड ओवर लैंग्वेज। और इस तरह से बड़े आसानी से कैलकुलेटेड टू गिव द स्टूडेंट्स ए रियल कमांड ओवर द लैंग्वेज, इस तरह से बच्चों को बड़े आसानी से अपने विदेशी भाषा पर यानी उस भाषा पे कमांड हो जाता है। तीसरा है द स्टूडेंट कैन स्पीक फ्लुएंटली। उनके अंदर, स्टूडेंट के अंदर फ्लुएंसी से बोलना प्रारंभ कर देते हैं, तेजी से बोलते हैं, धड़ाधड़ बोलते हैं। दे कैन आल्सो राइट फेयरली, और लिखना भी प्रारंभ करते हैं क्विकली एंड करेक्टली, और शुद्ध और प्योर लिखना प्रारंभ करते हैं। चौथा है, इट हेल्प्स स्टूडेंट टू एक्वायर ए प्रैक्टिकल कमांड ऑफ लैंग्वेज। और स्टूडेंट जो होते हैं प्रैक्टिकल कमांड यानी प्रैक्टिकली कमांड उनको हो जाता है, वो जल्दी भूलता नहीं है, उनके जहन में शामिल हो जाता है और बड़े आसानी से सीख जाते हैं। पांचवा है, द यूज ऑफ ऑब्जेक्ट पिक्चर मॉडल इलस्ट्रेशन एक्शन मेक द लेसन वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए, लेसन रियली एंड इंटरेस्टिंग। जो तस्वीरें हम देखते हैं, बच्चे बड़े रुचि लेते हैं, उनको वस्तुओं को दिखाया जाता है, पिक्चर्स को दिखाई देते हैं, मॉडल्स को दिखा देते हैं, उनको वर्णन देते हैं, उनका एक्शन दिखा देते हैं। यानी बच्चों में बड़ा ही इंटरेस्ट होता है। जब हम तस्वीरें दिखाते हैं तो बच्चे जब तस्वीरें देखेंगे बच्चे तो उनके बड़ा ही आनंदित होते हैं। मॉडल को दिखाएंगे, उनको नाच करके, डांसिंग क्या होती है उसको नाच करके दिखा देते हैं, प्ले करके दिखा देते हैं, प्ले की भाषा बताना चाहते हैं, प्ले में क्या होता है तो उसको प्ले करके दिखा देते हैं। सिंगिंग की बात करना है तो सिंग करके दिखा देते हैं, तो बच्चे इस तरह से समझ जाते हैं कि वो क्या होता है, उस भाषा को, उस शब्द को पकड़ना प्रारंभ कर देते हैं। दिस मेथड इज इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इफ फुल ऑफ एक्टिविटीज। सबसे बड़ी बात है कि इस मेथड में बच्चों को केवल किताबी ज्ञान की बात नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज जो हम कहते हैं वो करते भी हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। करने का तात्पर्य, कहने का तात्पर्य है होता है कि कोई शब्द है, बोलते हैं तो हम बोल के बताते हैं,
कहते हैं तो हम करके दिखाते हैं। हम डांस की भी स्पेलिंग बताना चाहते हैं, सॉरी डांस की मीनिंग बताना चाहते हैं तो हम डांस करके दिखाते हैं। सिंग की मीनिंग बताना चाहते हैं तो हम गा के दिखाते हैं। इस तरह से बच्चों को बड़ा ही इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अब कोई चीज़ लॉब है किसी चीज़ का, मेरिट है तो उसका डीमेरिट भी होता है। जैसे इस आपने पढ़ा ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में मेरिट और डीमेरिट दोनों, इसमें भी आप देखेंगे कि इसकी भी डीमेरिट है, अर्थात डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आर नॉट कंप्लीट मेथड एज इट ले मोरल एम्फेसिस ऑन स्पीच ट्रेनिंग। यानी ये बताता है कि डायरेक्ट मेथड एक कंप्लीट मेथड नहीं है, परफेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, स्पीच ट्रेनिंग केवल जवाब दिया जाए, एम्फेसिस कर दिया जाए केवल बोलने के लिए, ये काफ़ी नहीं है। केवल बोलना ही काफ़ी नहीं होता है किसी भाषा को समझना, यानी बोलने पे ही जोर देना एक कंप्लीट मेथड नहीं है। यानी डायरेक्ट मेथड कंप्लीट मेथड नहीं है। एक कमी हो गई इसकी, डिसएडवांटेज डीमेरिट। ओनली स्मार्ट एंड एक्टिव टीचर कैन टीच एंड स्मार्ट एंड एक्टिव स्टूडेंट कैन लर्न। इसकी सबसे बड़ी कमी हो जाती है कि इसको पढ़ाने के लिए एक स्मार्ट टीचर की ज़रूरत होती है। जो स्मार्ट टीचर होते हैं वही इसको पढ़ा सकते हैं। एंड स्मार्ट एंड एक्टिव स्टूडेंट कैन लर्न, और जो स्मार्ट और एक्टिव स्टूडेंट होंगे वही इसको समझ भी पाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज के युग में इस एरिया में, हम लोग के एरिया में स्मार्ट टीचर की बहुत कमी है और स्मार्ट बच्चों की भी बहुत कमी है। सभी बच्चों के लिए परफेक्ट नहीं है। ये सभी बच्चे इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि उस तरह के टीचर भी क्लास में नहीं बोलते हैं, भले कितना हो जानकार हो अंग्रेजी का, अंग्रेजी पढ़ाता भी हो वो भी हिंदी में ही बात करता है, कुछ भी कहता है तो हिंदी में बात करता है। बच्चे भी अगर कुछ जानते भी हैं अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते हैं तो हम चिढ़ा करके उसको टीज करके बहुत सारी चीज़ों को दिखा करके उल्टा सीधा कह करके हम क्या करते हैं, अब उसको भाषा को चेंज करा देते हैं। वो नहीं बोल पाता है, उसको होपलेस हो जाता है और टीचर भी बात नहीं करता है अंग्रेजी। इस वजह से ज़रूरी हो जाता है कि इस मेथड को पूरा करने के लिए, पढ़ाने के लिए स्मार्ट टीचर की ज़रूरत होती है और स्मार्ट बच्चों की ज़रूरत होती है। स्मार्ट बच्चे तभी हैं जब उनके घर के माहौल भी उस भाषा में हो। हम सिखाते हैं भाषा, स्पेशली हम जब भाषा सीखते हैं अंग्रेजी, तो हम जब किताब खोलते हैं तभी अंग्रेजी बात करते हैं। उसके बाद ये किताब बंद, तो हम अपनी जनरल, अपने एरिया की, अपने शहर के, अपने गांव के, क्षेत्र की, एरिया की भाषा ही बात करते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी हो जाती है। ओनली स्मार्ट एंड एक्टिव टीचर कैन टीच एंड स्मार्ट एंड एक्टिव स्टूडेंट कैन लर्न। इसकी दूसरी कमियाँ हो गई। तीसरी है डायरेक्ट मेथड इग्नोर ट्रांसलेट मेथड। सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसलेशन मेथड को वो नहीं जानता, वो ट्रांसलेशन को नहीं कर पाता, ट्रांसलेशन की बारीकी को नहीं जानता, ग्रामर की बारीकी को नहीं जानता। ये तीसरी इसकी कमी हो गया। इन द इंडियन कंडीशन वेयर द क्लासरूम वर ओवर क्राउडेड एंड इवन द प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट इज नॉट अवेलेबल फॉर द लर्नर, दिस मेथड इज इनकन्वीनियंट एंड इम्प्रैक्टिकल। कह रहा है कि हमारे देश में जहाँ इतनी संख्या में लड़के एक साथ पढ़ते हैं, ओवर क्राउडेड क्लास होते हैं, और ओवर क्राउडेड क्लासेस में जो होते हैं जहाँ सीटिंग की कम व्यवस्था है, बैठने के लिए कम व्यवस्था है, तो ऐसे माहौल में हम इस मेथड का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। यानी भीड़ भाड़, बहुत सारे बच्चे हैं, 200-300 बच्चे एक क्लास में हैं, तो डायरेक्ट मेथड को हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर बच्चों को टच करना नामुमकिन है। डायरेक्ट मेथड में हर बच्चों को टच करना नामुमकिन है। 30 से 40 मिनट के क्लास में हर बच्चों को 200-250 बच्चों के बीच में एक टीचर कैसे टच कर सकता है? सभी लोगों को मौका नहीं मिल पाता। अर्थात डायरेक्ट मेथड के लिए एक लिमिटेशन है। मैं उसमें बहुत हूँ 20 या 25 लड़के हैं, जो से टीचर जो होता है 1 और 2 दिन के बाद, यानी एक बार तो उन 5 लड़कों को टच करता है, एक दिन, दूसरे दिन उस 5 लड़कों को, तीसरे दिन उस 5 लड़कों को, चौथे दिन इस 5 लड़कों को, इस तरह से वो टच कर पाता है। तो अब हमारे यहाँ जहाँ माहौल है, इस एरिया में जहाँ हम कंडीशन देखते हैं, इस भारत के पोजीशन है, जहाँ की व्यवस्था है टीचिंग का, तो इस माहौल में तो डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, ये सबसे बड़ी कमी ये होती है। अब ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड कैन बी डायरेक्टली एसोसिएट विद देयर ऑब्जेक्ट। आप कह रहे हैं कि हम क्लास में कितने वर्डों को, कितने ऑब्जेक्ट लेकर आए,
कितने तस्वीरें लेकर आए, कितने उसका शब्द लेकर आए हैं, वस्तुएं लेकर आए हैं, ऐसे भी बच्चों को उसको अंग्रेजी में बताएं, ये तो नामुमकिन है, बड़ी मुश्किल है। तो कुछ हम लिमिटेड वर्ड ही सीख लेते हैं डायरेक्ट में, यानी इस मेथड में, डायरेक्ट मेथड में हम कुछ लिमिटेड वर्ड ही सीख पाते हैं। अगर ये सोचते हैं कि बहुत अच्छे संख्या में बहुत हर चीज़ सीख लेते हैं डायरेक्ट मेथड में, तो ये इम्पॉसिबल है, असंभव। तो इसकी भी सबसे बड़ी कमी होती है कि लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड कैन बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद देयर मीनिंग या ऑब्जेक्ट, यानी लिमिटेड वर्ड ही हम सीख पाते हैं, बहुत सबसे विस्तृत ब्रॉड हमें जानकारी नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक फॉर वाचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर इफ यू फील एबल टू इट। अगर आप सोचते हैं कि हमारा चैनल है, बढ़िया जानकारी मैंने दिया, अच्छी तरीके से जानकारी दिया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं हूं अंगद। आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार रहिए। दूसरा पार्ट आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है। इसकी नेक्स्ट सीरीज हम बहुत ही लेकर आएंगे, उसे आप ध्यान से देखिएगा और इस सारे चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा, क्रम से इस बात को पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इससे नोट्स भी बना दीजिए, बहुत संक्षेप में मैंने इसको रखा है और इसको इतना में से ही पूछता है, इतना ही मुझसे हम क्वेश्चन को पूछता है, इतना में से ही आता है और बढ़िया ढंग से इसको पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अंग्रेजी में अक्सर जो होते हैं बच्चे फेल हो जाते हैं। कंप्यूटर और अंग्रेजी पिछले साल देखे हैं, अंग्रेजी कितनी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। बहुत सारे लड़के, बहुत ही नंबर ऑफ स्टूडेंट आर फेल इन दिस पेपर, कंप्यूटर एंड इंग्लिश में। तो ट्राई टू नो दैट इंग्लिश इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और कंप्यूटर ये इवन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो कंप्यूटर अंग्रेजी में बहुत सारे लोग फेल हुए हैं, इसको हल्के में लेते हैं। इस वजह से इसको लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको ध्यान से पढ़ें, नोट्स बनाएं। जो बात समझ में नहीं आती है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं पुनः कोशिश करूँगा और नए जानकारी के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए फ्यूचर के साथ पुनः हम मिल रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।